अमेरिका ने हमला कर दिया आपके ऑयल टैंकर पर और हमारे 24 क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। ये वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, ये अपने मन से नहीं, अमेरिका ने मरने के लिए छोड़ दिया। आपकी एक बात नहीं सुनी, आपके नाविक जूझते रहे, गिड़गिड़ाते रहे मदद के लिए, लेकिन अमेरिका ने उस इंजन में आग लगा दी, उस इंजन रूम में। और मोदी जी ये कहते हैं कि आज हम देश को बचा रहे हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि हम अमेरिका के बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये मोटर टैंकर मैरीवेक्स है, जहाज में आग लगी हुई है और ये डूब रहा है। कृपया हमारी मदद कीजिए। ये भारतीय क्रू की आवाजें थी जो जिस ऑयल टैंकर पर, भारत के जिस ऑयल टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल ने हमला किया, उसके क्रू ने ये एसओएस कॉल दिया था। क्या कहते हुए? सर, ये मोटर टैंकर मैरीवेक्स है, जहाज में आग लगी हुई है, ये जहाज डूब रहा है, कृपया हमारी मदद कीजिए। ओमान के तट के पास समुद्र में फंसे एक भारतीय नाविक की ये आवाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स पर सवार 24 भारतीयों की जान खतरे में पड़ गई थी और जहाज के इंजन रूम में मिसाइल लगने से आग भड़क गई और जहाज में बड़ा छेद हो गया। ये पूरा घटनाक्रम मैं आपको बता रही हूँ। और संकट की इस घड़ी में जहाज से भेजी गई एसओएस कॉल में एक क्रू सदस्य लगातार मदद की गुहार लगाता हुआ सुनाई देता है। वो कहता है, हम सभी 24 क्रू सदस्य भारतीय हैं। सोचिए, ये घटनाक्रम सोमवार को ओमान के मसीरा तट के पास हुआ। पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया और अमेरिका का आरोप था कि ये जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन किया। अब आप ये सोचिए कि मोदी जी ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। वो एसओएस कॉल लगाता रहा वो नाविक, लेकिन फिर भी अमेरिकी मिसाइल ने हमला इसलिए किया क्योंकि वो जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी सैंक्शन का उल्लंघन किया था। अब आप ये सोचिए कि भारत को ऐसी अवस्था में अमेरिका ने मरने के लिए छोड़ दिया। अमेरिका ने हमला कर दिया आपके ऑयल टैंकर पर और आपकी एक बात नहीं सुनी। आपके नाविक जूझते रहे, गिड़गिड़ाते रहे मदद के लिए, लेकिन अमेरिका ने उस इंजन में आग लगा दी, उस इंजन रूम में। और मोदी जी ये कहते हैं कि आज हम देश को बचा रहे हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि हम अमेरिका के बड़े अच्छे दोस्त हैं। घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल का मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम एमआरसीसी कहते हैं, कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब ऐसी हालत में आप ये सोचिए कि अमेरिका ने क्या कुछ कर दिया और अमेरिका ने भारत की एक भी सुनी। क्या अमेरिका ने इतनी सिंपैथी रखी कि भारत के ये जो नाविक थे, फंस गए थे, एटलीस्ट हम उन पर हमला ना करें? भारत ने हमारे नागरिकों को नहीं छोड़ा, हमारे क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ कि ओमान ने बचाव किया, वरना वो सारे मारे जाते। क्या अमेरिका बचाव करेगा? ऐसे में क्या सवाल उठता है? ऐसे में क्या मोदी जी को फोन करके बात नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे में विदेश मंत्रालय को कंडेम नहीं करना चाहिए खुले शब्दों में कि ये बहुत गलत किया आपने, हमारे इतने स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, हमने आपके देश में ये भी एग्री कर लिया कि हम आपके यहाँ $500 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे 5 साल के लिए, और आप फिर भी हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं। आज क्या हम इतने निरीह, इतने सहाय बन चुके हैं? भारत नहीं बना है, मोदी जी बन चुके हैं अमेरिका के आगे इतने असहाय, बेबस, लाचार। और इसको क्या कहा जाए? ये देखिए वो तस्वीरें हैं, आपको देखकर दुख होगा। और मोदी जी आज किस बात का जश्न मना रहे हैं? मोदी जी आज इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4400 दिन मोदी जी ने आज पूरे कर लिए। और नेहरू जी ने कितने दिन पूरे किए अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के? महज 4399। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो इस समय भारत मंडपम में एनडीए की बैठक चल रही है, जहां पर मोदी जी की पीठ थपथपाई जा रही है कि देखिए मोदी जी ने कितना बड़ा काम कर दिया, मोदी जी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज इस बात पर चर्चा हो रही है देश में और हमारे सेलर्स को, हमारे 24 क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। ये वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, ये अपने मन से नहीं है, ये वो तस्वीरें हैं उस जहाज की जिसके इंजन रूम में आग लग गई। ये सोचिए, इतनी डरावनी और दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। इसे सोचकर कोई भी कहेगा कि आप एक फोन उठाकर, अगर आज किसी को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया गया होता सिवाय मोदी जी के, तो वो शख्स जरूर एक फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को हड़काने की कोशिश करता कि खबरदार, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने हमारे जहाज पर इस तरीके से हमला किया। आज मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय क्या कहता है भी आपको सुनाते हैं। आइए सुनाते हैं आपको रणधीर जायसवाल, जो कि एमईए के प्रवक्ता हैं, उनकी बाइट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ओमान की बात की, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से अमेरिका के बारे में नहीं निकला कि अमेरिका ने क्यों हमला किया। आज इतने बेबस और लाचार मोदी और उनका विदेश मंत्रालय क्यों हो गया है, आज ये समझ के परे है। आप इसको प्ले करिएगा जरा, रणधीर जायसवाल की वो बाइट आपको मैंने भेजी थी, उसको प्ले करिए। शर्मनाक ये बाइट है। We thank Oman authorities, लेकिन हम इतने बेबस हैं, 56 इंच की सरकार एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकाल सकती। कितना दुख होता है कि आज किस सरकार के नीचे पूरा भारत है इस समय, जो कहता तो है कि हमने मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक शब्द, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकलता, जिस अमेरिका ने हमारे जहाज पर हमला किया। एक बार फिर से जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने क्या कहा? उनकी एसओएस कॉल यही थी कि हमला हुआ है, आग लगी है, जहाज डूब रहा है, मेरी मदद करो, ये गुहार लगाई थी। और यूएस के अटैक के बाद, लेकिन आज उसी अमेरिका के खिलाफ चू नहीं करता। और ये जो विदेश मंत्रालय का जो प्रवक्ता है,
IFS ऑफिसर है, आज क्या इसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है? कितना हाथ उसके बांध दिए गए हैं। जब उसके मुंह से भी चीजें निकल रही है तो क्या कह रहा है, वी थैंक ओमान अथॉरिटीज, बट उसके एक शब्द मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि आज अमेरिका की हिम्मत कैसे पड़ी, वी कंडेम। अरे एक लाइन तो वो बोल देते कि वी कंडेम दिस यूएस मिसाइल अटैक, एक शब्द नहीं निकला। आखिर इसकी बेबसी का कारण क्या है? और मोदी जी आज जश्न मना रहे हैं कि मैंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शर्म आती है इस सरकार पर। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर पाशा। आज इस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बाइट सुनकर खून खौलता है कि हमारे 24 जो क्रू मेंबर्स थे उनको मरने के लिए छोड़ दिया, उस जहाज के इंजन रूम में आग लग गई, और आज एक शब्द कंडेम करने वाला अमेरिका के लिए हम नहीं बोल पाए। मोदी जी हैं कहां? मोदी जी तो जश्न मना रहे इस समय भारत मंडपम में कि उन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी धन्यवाद नीलू जी। देखिए, कुछ हफ्ते पहले जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ बेसिस पे ईरान के हमला किया था, तो ईरान ने जवाबी हमला में फुजैरा पोर्ट पे अटैक किया था, जिसमें एक भारतीय जहाज में कुछ लोग जख्मी हुए थे। उस पे भारत के लीडर्स ने चिंता जताई और कंडेम किया और बहुत कुछ कहा उस समय। तो अब आप कंपेयर करिए कि 24 भारतीय इस जहाज में थे और मदद मांग रहे हैं, और इंजन रूम में मिसाइल दागे हैं। ये F-16 हॉर्नेट अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर से आके इसको जानबूझ के हमला किया। ये जहाज जो है कई दिनों से वहां गल्फ ऑफ ओमान वाटर्स में था और आरोप लगा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं था, ना ईरान का माल था ना कुछ माल था, वो सिर्फ आता जाता रहा था। वो कोशिश कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अमेरिका वाले जाने नहीं दिए क्योंकि उनको शुबा था कि ये काम पहले करे हैं, तो कोई सबूत नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। तो आप जो परेशान हैं, तो वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कंडेम करना था, ये तो मिनिमम है। अगर कोई सेल्फ रेस्पेक्टिंग गवर्नमेंट होती तो अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाते और उसको मार्चिंग ऑर्डर्स देते कि आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे सिटीजन्स पे हमला करने की, और डे लाइट में जानबूझ के आप निशाना बनाए बोल के। और कोई और हुकूमत होती तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक भी तोड़ते। ऐसी नौबतें मैं डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में पढ़ा हूं कि अमेरिका के सिटीजन्स को ऐसा होता तो वो खुद हमला करते या डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ते और उस वहां के एम्बेसडर को बुला के मार्चिंग ऑर्डर्स देते। वो तो बहुत दूर की बात है। ये गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी जो आप उम्मीद कर रहे हैं, कंडेमनेशन भी नहीं करेगी, जो मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं करेगी। इसलिए कि ये कंप्लीटली सबसर्विएंट और वैसल बन गए हैं, क्लाइंट स्टेट बन गए हैं अमेरिका और इजराइल के। जो भी हमला करते रहे या ह्यूमिलिएशन करते रहे, ये टॉलरेट करते जाएंगे, और भारत की जनता को यहाँ तक ला खड़ा हुए हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम पे सवाल उठाते हैं कि आपकी हुकूमत को क्या हो गया है, ये क्यों आप अमेरिका के इंसल्ट ह्यूमिलिएशन सह रहे हैं। तो जब नेहरू का जिक्र आ रहा है, जब उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं थे, जब इकोनॉमिक पावर नहीं था भारत तब, और हम फैमिन से ड्रॉट से जूझ रहे थे, तो उनकी पावर अमेरिका को सरेंडर करने के लिए, कितनी गंभीर बात है, कितनी मतलब शेमफुल है कि हम अमेरिका के सामने हाथ पांव जोड़ रहे हैं। एक के बाद हमने जो कुछ भी 70 साल में सेल्फ रिलायंस के जरिए बना के अपने आप पे खड़े हैं, पांव पे खड़े हैं, एक के बाद हम सरेंडर करते जा रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन अब जीरो होने वाला है। मिलिट्री सिक्योरिटी उनके हाथ में जाने वाली है, फूड सिक्योरिटी तो जाने ही वाली है, फार्मर्स अब कुछ नहीं कर पाएंगे, और एनर्जी सिक्योरिटी अब अमेरिका के बगैर हम जी नहीं सकते क्योंकि हम ईरान से नहीं ले रहे हैं, रशिया से भी महंगा तेल नहीं लेने की स्थिति में, तो अमेरिका से $157 बास्केट में हम तेल और गैस ले रहे हैं, कितना महंगा हो गया। जी ठीक है, अब मैं फिरोज के पास आती हूँ कि फिरोज, आप भी ईरान और इजराइल में आपकी पकड़ तेज है। आखिर ये हो क्या रहा है? आज हम इतने निरी, इतने असहाय, इतने बेबस, आज अमेरिका के सामने हम इतने लाचार क्यों हो गए हैं? आज हमारे क्रू मेंबर्स मदद की गुहार लगा रहे हैं और वो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है कि वी से थैंक्स टू ओमान। I mean, is that what the MEA spokesperson should have said? एक कड़ा डिमाशे या किसी तरीके का एक कड़ा स्टेटमेंट, क्या उतना भी नहीं हो रहा है? ये बहुत ही शर्मनाक समय है पूरे देश के लिए, और आपकी बात सही थी कि ये मोदी सरकार और भारत की जनता अलग है। भारत में गुस्सा है अमेरिका को लेकर, और मोदी की ये जो रेजिम है, जो बोला जाए तो ये भी एप्स्टीन रेजिम जैसी हाल है, क्योंकि जो ट्रंप ने कहा था कि मोदी मेरा दोस्त है, नहीं तो मैं इसका पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूँ। आप सोचे ट्रंप ने क्या कह दिया था। तो मोदी और अडानी वाली ये जो रेजिम ने इस देश को इतना कमजोर कर दिया है कि शायद की बात नहीं, ये कंफर्म्ड है कि आजादी के बाद
इससे कोई वीक सरकार भारत में रही नहीं। इट इज टोटली कॉम्प्रोमाइज। हरदीप सिंह पुरी का भी पता है, अंबानी का भी पता है, अडानी का भी पता है। वहां ब्लैकमेल हो रहे हैं अडानी, और अडानी बाद में बोलता है कि मैं $10 बिलियन का वहां इन्वेस्टमेंट करूंगा। और ये जो लेटेस्ट आई है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी जो बड़े साइलोज है वो 90% अभी अडानी को दिए जा रहे हैं और एक कंपनी को दिए जा रहे हैं। तो आप सोचे कि नेहरू जी ने जो एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री का की स्थापना की और जिस किस्म के इंस्टीट्यूशंस और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री उन्होंने बनाई, आज उसकी मोदी जी कंपेयर कर रहा है। कोई कंपैरिजन नाम की चीज नहीं। अगर इस देश में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते, अगर इस देश की जुडिशरी फ्री होती और मीडिया फ्री होती, तो ये कहानी तो 2019 में ही खत्म हो जाती। इट इज दैट मैटर। एंड द अदर पॉइंट इज दैट अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज नाउ कंसिडर्ड एक वैसल स्टेट करके हमको पूरी दुनिया देखती है। यही देश थी जिन्होंने नॉन अलाइव मूवमेंट और ग्लोबल साउथ को लीडरशिप दी। जब सुएज कनाल का क्राइसिस था, फ्रांस, यूके और इजराइल ने अटैक किया था इजिप्ट पे, तो नेहरू जी ने बुलंद आवाज से बात की थी। साम्राज्यवाद और फैसिज्म के खिलाफ नेहरू जी की आवाज दुनिया में प्रथम थी। और आज ये देश साम्राज्यवाद के खिलाफ घुटने टेक चुका है और फाशीवादी देश खुद बन चुका है। नेहरू जी एक डेमोक्रेट थे, एक लिबरल डेमोक्रेसी को जन्म आजादी के बाद मिली, और वी आर नाउ एन इलिबरल अथॉरिटेरियन स्टेट। दैट इज व्हाट वी इंट्रोड्यूस टू। और आज जो है कि वी कैन नॉट से अ वर्ड अगेंस्ट अमेरिका। इट इज सो, आई एम नॉट शॉक्ड एनीमोर। शर्म आती है कि कहाँ हम लोग पहुंच गए। मगर मेरा ये भी मानना है कि दिस इज द टाइम कि इंडिया ब्लॉक अपना आवाज उठाए, अमेरिका को कंडेम करे, ताकि कोई ना कोई तो बड़ी पॉलिटिकल ताकत, वामपंथी दल तो कर देंगे। मेरा मानना है कि ये टाइम पे राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक सबको मिलकर एक बड़े पैमाने पे आवाज उठानी चाहिए। तब जाके ये सो कॉल्ड नेहरू के साथ जो कंपेयर करने की ये बातें कर रहे हैं, ये रिडिकुलस जो बातें हैं, वो कम होगी। कहाँ नेहरू एक इंटेलेक्चुअल जायंट, और कहाँ ये जिन्होंने 4,400 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये उसका रिकॉर्ड एक्चुअल रिकॉर्ड तो उसका ही है। कोई वर्ल्ड लीडर, कोई एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं है जो प्रेस मीडिया से इतना भागता है। ये असली रिकॉर्ड है कि हाउ यू सर्वाइव 4,400 days विदाउट एड्रेसिंग द फ्री मीडिया एंड द मीडिया पीपल लाइक यू आर देयर। एंड आई मीन देयर सम वंडरफुल इंडिपेंडेंट मीडिया दैट वी हैव। वरना देश में मीडिया कहाँ रह चुका है? कुछ नहीं रह चुका है जी। नहीं, लेकिन फिरोज एक चीज ये बताइए कि आज क्या करना चाहिए था ऐसे में? आज क्या खून नहीं खौल रहा है विदेश मंत्रालय का? जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। आज क्या विदेश मंत्रालय का खून नहीं खौल रहा है, या मोदी जी का खून नहीं खौल रहा है, या उन्होंने ये तस्वीरें देखी होंगी और कहा होगा ठीक है अब छोड़ दो, अब आगे बढ़ते, हो गया सो हो गया, हमारे क्रू मेंबर्स तो बच गए? क्या ये इंस्टेंट रिएक्शन रहा होगा फिरोज मोदी जी का? जी नहीं, कांड वो इतने बेबस हो चुके हैं अमेरिका के हाथों में, ट्रंप और नेतन्याहू के हाथों में। उनके हाथ में ऐसी कौन सी चीजें हैं, वीडियो टेप्स है, एप्स्टीन की फाइल्स है, क्या है जिसके कारण मोदी जी इतने बेबस हो चुके हैं? हम ये भी जानते हैं कि जो रॉ के ऑपरेशन रहे, वो वेरी फनी ऑपरेशन, पन्नू निज्जर वाले, वो भी हमारे 2 रॉ एजेंट्स उनके हाथ में। तो डोवल, अमित शाह, मोदी, अडानी, और अडानी के जो घोटाले की जो पूरी बात आई थी, जो ब्राइवरी केसेस के जो अरेस्ट वारंट्स है, उसका भी मांडोली या बम्बई के भाषा में बोलूं तो वो भी हो चुका है। तो जो टॉप लीडरशिप है ये सरकार की, सरकार भी बोला मुश्किल है, रेजिम मैं तो बोलता हूं उसको, ये पूरी की पूरी रेजिम की जो टॉप लीडर्स है वो अमेरिका के कंट्रोल में, नेतन्याहू के कंट्रोल में जा चुके हैं। इसलिए जो ट्रंप कहता है कि मोदी मेरा दोस्त है, वरना मैं इसका करियर खत्म कर देता। आप सोचो, देश के प्रधानमंत्री का करियर ट्रंप खत्म कर देता, ये बोल चुका है आदमी। तो उनके हाथ में क्या चीजें हैं जो ये मोदी को कंट्रोल कर रहे हैं? इसलिए इंडिया यूएस ट्रेड डील देखिए, उसके बाद जो टैरिफ्स और जो ईरान और रशिया, आज हम लोग हमारे दोस्त हो चुके हैं। रशिया हमारा नंबर 1 पार्टनर है, पुतिन हमारा जबरदस्त दोस्त है। आज हम लोग अपने दोस्तों से दूर हो रहे हैं और अमेरिका के डिक्टेट्स पर इससे खरीदो, इससे मत खरीदो, इससे ये करो, वो खरीदो। तो आई एम नॉट सरप्राइज एमईए की औकात ही नहीं कुछ बोलने, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है। फिरोज आज तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।